हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का। यह हमारा क्लास 8th है ना, 8। इससे पहले भी मैंने 7 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, आप उसको भी देखें। टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का हर एक वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हमारा क्लास 8 है, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। मेनली हम देखेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में। जो भी टीचिंग के लिए जो जो कुछ हम सपोर्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कुछ मॉडल्स हो गया, कुछ है ना, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो इसमें और क्या क्या देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम ट्रेडिशनल टीचिंग वर्सेस मॉडर्न टीचिंग में डिफरेंसेस देखेंगे, है ना। ट्रेडिशनल टीचिंग वर्सेस मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, सहायता प्रणाली में हम डिफरेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड में डिफरेंसेस। फिर टीचिंग एड्स के बारे में देखेंगे, जो भी सामग्री हम यूज़ करते हैं टीचिंग में, शिक्षण में, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में देखेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो टीचिंग शिक्षण सहायता प्रणाली की प्रभाविकता को प्रभावित करने वाले कारक भी देखेंगे। और साथ में देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। और साथ ही लास्ट में बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम करने वाले हैं। तीन सब टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक पॉइंट को टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं। तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग वर्सेस मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति थी और जो आधुनिक शिक्षण सहायता जो प्रणाली है, उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो पारंपरिक मतलब जो पहले से चलता हुआ आ रहा था, और जो मॉडर्न मतलब जो अभी बहुत कुछ चीज़ें जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो बदला है, उसके बारे में। तो जैसे कि यूज़ की बात करें तो पहले बहुत ट्रेडिशनल जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है बहुत पहले का है, जो डायरेक्टली टीचर क्लास में आता है और क्लास लेता है। जो पद्धति है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पहले से होता हुआ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम। लेकिन मॉडर्न में इमर्जिंग विद द डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ जो कुछ भी है नया अभी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब किसमें आ जाते हैं, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। तो देखिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज पहले नहीं होता था, तो नो है ट्रेडिशनल में, और इसमें यस है, मतलब मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में हम आईसीटी का यूज करते हैं एज अ सपोर्ट के फॉर्म में टीचिंग के लिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड, अब पहले हम कैसे प्रिपेयर करते थे टीचिंग मटेरियल्स को, तो पेपर्स के थ्रू, चार्ट शीट, थर्मोकोल शीट्स, कार्डबोर्ड, चाक, कलर्स, ब्लैक बोर्ड, इन सब के माध्यम से टीचिंग को कराया जाता था। लेकिन अभी क्या है मॉडर्न में, ये देखिए मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में जो हमने ये जो पढ़ा, पेपर, चार्ट शीट, थर्मोकोल, ये सब तो यूज़ होता है। साथ ही साथ अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है, डिजिटली हर एक चीज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो ये होता है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मेनली बेसिक क्या हो गया, अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हम देखते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, जो हम देखते हैं डिजिटल बोर्ड के थ्रू आजकल क्लासेस हो रही हैं, ये सब क्या है, मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड्स ट्रेडिशनल टाइम का है, पपेट्स, ये सब के बारे में भी डिटेल में समझने वाले हैं ना। टेक्स्ट बुक हो गया, चार्ट हो गया, प्लेस मतलब जो भी रोल्स प्ले करना, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, पजल, फ्लैश कार्ड, ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल में जो चलते हुए आ रहा है। देखिए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब जो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ये सब में यूज़ होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं जो हम मार्कर के थ्रू जिसमें लिखते हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट करने के लिए, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं हम, पावर पॉइंट स्लाइड्स, टीवी चैनल्स हो गया, लाइव सेशंस लगाते हैं, यूट्यूब में लाइव क्लासेस होता है। ई बुक्स के बारे में बात करते हैं, ई बुक मतलब हम डिजिटली जो बुक्स पढ़ते हैं, और स्मार्ट बोर्ड्स के बारे में है ना, डिजिटल बोर्ड्स, तीन सब का यूज़ अब मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में होने लगा। मतलब मॉडर्न टीचिंग जो भी करेंटली जैसा भी टीचिंग जो होता है, शिक्षण का जो कार्य होता है, इसमें ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये हो गया सपोर्ट सिस्टम के बारे में। जो पारंपरिक शिक्षण में जो सपोर्ट सिस्टम है, सहायता प्रणाली, वो पहले से जो चलते हुए आ रहा है, उसको हम लोग किस में रखें, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। अब मॉडर्न में जो भी कुछ कुछ बदलाव हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले और देख लेते हैं थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग का, टीचिंग के ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड में थोड़ा हम समझते हैं। तो ऑफलाइन है ये, इधर है ऑनलाइन, है ना। तो देखिए टीचिंग टेक प्लेस इनसाइड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ द क्लासरूम। तो ऑफलाइन में क्या होता है, हम क्लास में टीचिंग का कार्य होता है, शिक्षण का कार्य कहाँ होता है, किसी क्लास में, तो इनसाइड द फिजिकली प्रेजेंट होकर के क्लासरूम में होता है। जबकि ऑनलाइन क्या होता है, देयर इज नो लिमिट ऑफ फिजिकल बाउंड्री फॉर क्लासरूम, एनीवन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन टेक पार्ट। पता है आपको, ऑनलाइन टीचिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी बाउंड्री में रहें, किसी क्लासरूम में रहें, ये तो हम जानते ही है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। उसके बाद ऑफलाइन में लर्नर्स नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम
तो सिंपल सी बात है, जो ऑफलाइन जो टीचिंग होता है उसमें क्या होता है, जो सीखने वाला विद्यार्थी है उसको शारीरिक रूप से उपस्थित होना होता है, क्लासरूम में उपस्थित होना होता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में टीचर्स विल अपलोड द कंटेंट ऑनलाइन एंड लर्नर्स कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी प्लेस। तो इसमें टीचर क्या करता है, ऑनलाइन अपलोड कर देता है जो कुछ भी सामग्री है, जो कुछ वीडियो लेक्चर्स है, और उसको शिक्षार्थी है जो सीखने वाला है किसी भी स्थान से इसको एक्सेस कर सकता है, मतलब वो देख सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो देयर इज ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who can be enrolled depending on the factors such as size of the classroom, faculty, availability of funds। तो जो ऑफलाइन टीचिंग सिस्टम जो है, ऑफलाइन टीचिंग मेथड है, इसमें क्या है, इसका लिमिट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का लिमिट है ना, कितने स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना बड़ा क्लासरूम है, कैसे कितने फैकल्टीज हैं, कितना वहाँ पे फंड्स हैं, इन सब चीज़ों की वजह से इसमें क्या लिमिट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर के। लेकिन ऑनलाइन में एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन वॉच द कोर्सेज वीडियोज ऑनलाइन एंड आर इनरोल इन द ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ऑनलाइन जो टीचिंग मेथड उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है और पढ़ सकता है। तो ये इसका क्या है, बेनिफिट्स है ये इनका, है ना। ऑफलाइन में थोड़ा लिमिट है क्योंकि क्लासरूम है, ऑफलाइन आकर फिजिकली आपको प्रेजेंट होकर पढ़ाई करना है, तो उसमें तो क्लासरूम चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखेंगे। ठीक है। तो देयर आर फिक्स्ड टाइमिंग्स फॉर स्टूडेंट टू अटेंड द क्लास। अब ऑफलाइन में तो क्लास का टाइमिंग रहता है ना, उसी टाइम में कक्षाओं में उपस्थित होकर के वो क्लास को करना पड़ेगा बच्चों को। लेकिन देयर इज नो फिक्स टाइमिंग लर्नर कैन एक्सेस। तो इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, किसमें, ऑनलाइन वाले में। ऑनलाइन की कोई टाइमिंग नहीं है, एक बार वीडियो अपलोड हो चुका है, एक बार आपको कंटेंट अपलोड हो चुका है, आप किसी भी टाइम किसी भी समय कहीं से भी उसको देखें, तो इसके लिए कोई टाइमिंग का तो कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड इवन इन द रिमोट एरिया लैकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैजेट्स। अब देखिए, तो ऑफलाइन का जो प्लस पॉइंट क्या है कि इसको सब लोग पढ़ सकते हैं। कैसे, चाहे रिमोट एरिया, रिमोट एरिया मतलब जो सुदूर क्षेत्र है, जो जहां पर ना तो बिजली है ना तो इंटरनेट है, वहां पर टीचर पहुंच सकता है और क्लास ले सकता है, जो ऑफलाइन मेथड में जो क्लासेस होती है, क्योंकि उसमें बच्चे प्रेजेंट होंगे क्लासरूम में, फिर उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहाँ पर ये ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इज मस्ट फॉर द सच कोर्सेज फॉर बोथ द टीचर एंड द लर्नर्स। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन तो आपको चाहिए। अब इंटरनेट कनेक्शन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, गैजेट्स मतलब मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप तो चाहिए, तब जाकर के आप, है ना, आप ऑनलाइन टीचिंग का मेथड का फायदा उठा सकते हैं। मतलब चाहे टीचर हो, लर्नर हो, सबके पास ये सब चीज़, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। तो ये है बेनिफिट्स, किसमें है, इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑफलाइन में, है ना। इस पॉइंट पे द टीचर इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द स्टूडेंट। अब ऑफलाइन में टीचर डायरेक्टली सीधे संपर्क में रहता है स्टूडेंट के। ही कैन एनालाइज देयर बिहेवियर, इंटरेस्ट, वैल्यूज एक्सेट्रा एंड दे कैन गाइड देम। तो स्टूडेंट अगर मान लो टीचर डायरेक्टली स्टूडेंट से संपर्क में है, तो उनके रुचि को, उनके व्यवहार को, उनके मूल्यों आदि को विश्लेषण कर सकता है और वो गाइड कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन इसमें ऑनलाइन में द ऑनलाइन मटेरियल एनी टाइम एज पर देयर कंफर्ट। तो ऑनलाइन मटेरियल में तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय में सामग्री प्राप्त कर सकता है। इसका देखो, इसका डिफरेंसेस यहाँ पर है ना। इन ऑनलाइन टीचिंग देयर इज टीचर इज नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द स्टूडेंट। तो ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक छात्रों के से सीधे संपर्क में नहीं रहता है ना। हाउएवर स्टूडेंट कैन कंटेक्ट टीचर्स थ्रू ईमेल और चैट। तो स्टूडेंट अगर कंटेक्ट करना चाहता है टीचर को, तो ईमेल या फिर चैट्स के थ्रू उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है। द टीचर कैन रिजॉल्व क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, कुछ भी जो प्रश्न है उसको समाधान टीचर कहाँ पे कर सकता है, क्लासरूम में ही कर सकता है। ऑफलाइन में तो ये नॉर्मल चीज़ है, हम नॉर्मल चीज़ें सब जानते भी है ना। स्टूडेंट कैन आल्सो क्लेरिफाई देयर डाउट्स विद देयर क्लास फेलो। तब स्टूडेंट ऑफलाइन में अपने दोस्तों के साथ भी हो, है ना, अपनी शंकाओं को समाधान कर सकता है। लेकिन क्वेरीज कैन बी रिजॉल्व इन डिस्कशन फोरम। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ऑनलाइन टीचिंग में अगर आपको कुछ भी प्रश्नों को समाधान करना है तो आपको अलग से डिस्कशन फोरम्स में जाना पड़ेगा, चर्चा मंच में जाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम टीचर के थ्रू नहीं कर पाते, है ना। और दिस मेथड कैन बी टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। अब ये क्या हो सकती है, शिक्षक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित दोनों होता है। जो ऑफलाइन टीचिंग है वो शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दोनों होता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग जो है ना, वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित होता है। इस चीज को याद रखेंगे। ऑफलाइन टीचिंग टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों हो सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग है ये ओनली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है। ये सब चीज बहुत बड़ी बात है ना।
अब आते हैं दिस लैक फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टूडेंट हैव टू अटेंड क्लास एंड अपीयर इन द एग्जाम एट द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम अलॉन्ग विद द अदर्स। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लचीलापन कम है। क्यों? क्योंकि इसमें छात्रों को दूसरों के साथ निर्दिष्ट तिथि और समय पर कक्षाओं में भाग लेना ही होगा और उसमें परीक्षा में उपस्थित रहना ही पड़ता है। इसमें क्या है ऑनलाइन में, तो दीज आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर एज स्टूडेंट कैन लर्न एंड अपीयर इन द टेस्ट एज पर देन ओन शेड्यूल। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे हम नॉर्मली हम क्लास की बात करते हैं तो ऑफलाइन टीचिंग है, ऑफलाइन टीचिंग है तो इसमें क्या करता है छात्र को एग्जाम देना ही पड़ेगा, टाइम में आके बैठना है, एग्जाम देना ही है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में ऐसा नहीं है, ये थोड़ा बहुत स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एग्जाम अपने अकॉर्डिंग एग्जाम में बैठ के अपना एग्जाम दे देता है, क्योंकि टाइम रहता है ना, इस डेट तक आप एग्जाम देना है, इतने बजे तक आपको एग्जाम देना है, तो उसके बीच में स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग करता है। ऑनलाइन टीचिंग का कुछ बेनिफिट्स है। तो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, तो काइनेस्थेटिक लर्निंग, इसके बारे में भी देखेंगे, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन, इस सबको मैंने टीचिंग मेथड्स में पढ़ाया हुआ है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से, काइनेस्थेटिक टीचिंग, रोल प्लेइंग, है ना, सिमुलेशन। तो आप मेरे 6th एंड 7th, 6वां और 7वां वीडियो लेक्चर को देखें जिसमें मैंने टीचिंग मेथड्स को डिटेल में समझाया है, सभी एक एक मेथड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके एग्जांपल में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लाइव सेशन, इंटरनेट, वीडियो गेम बेस्ड, इन सब चीज़ों को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को देखेंगे। अब हम देखेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को, है ना। हमने ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के बारे में समझ लिया, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक है। अब हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है आपको, है ना। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम शिक्षण सहायता प्रणाली, तो जो भी टीचिंग में जो कुछ भी हम एज ए सपोर्ट के रूप में यूज करते हैं, जो भी सामग्री यूज करते हैं, चाहे ऑडियो सामग्री हो, विजुअल सामग्री हो, ऑडियो विजुअल सामग्री हो, है ना, हर एक चीज इसमें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। इसका बेनिफिट्स भी देखेंगे, इफेक्टिवनेस को भी समझें। सबसे पहले देखते हैं, शिक्षण सहायता प्रणालियां वे संसाधन हैं जिनका उपयोग शिक्षक सीखने को प्रभावी और दीर्घकालिक बनाने के लिए करते हैं। तो सिंपल सी बात है, शिक्षण टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम क्या एक संसाधन है, रिसोर्सेज है, जिसका यूज टीचर क्या करता है, किसी को भी सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए, जिससे लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए टीचर यूज करता है। वो एक ऐसा रिसोर्सेज है, संसाधन है, ठीक है। अब आते हैं, इन्हें शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स। याद रखिए, इधर इधर है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षण सहायक सामग्री, इसका मीनिंग क्या होता है, टीचिंग एड्स के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, टीचिंग एड्स, ठीक है। एड्स मतलब एक प्रकार से समझिए सामग्री होता है ना, यहाँ पर टीचिंग एड्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो छात्र पारंपरिक सहायता की तुलना में, है ना, अगर हम नया, बेहतर और कम समय में समझ पाते हैं शिक्षण के तरीके। तो देखिए, अगर हम कुछ टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा ना, स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेटर एंड लेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ द एड्स एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज यूज करते हैं, अलग अलग सामग्री यूज करते हैं पढ़ाने में, तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो इसलिए हमें टीचिंग एड्स का भी यूज करना चाहिए, है ना। बहुत सारे उसी टीचिंग एड्स के बारे में ही तो देखेंगे अभी हम लोग, अलग अलग टीचिंग एड्स है जिसको यूज करके पढ़ाया जा सकता है, जिससे लर्निंग हमारा इंक्रीज होगा। अगला है, ये सहायता प्रणाली छात्रों को सीखने को दिलचस्प बनाती है, मतलब उनको इंटरेस्ट जगा देती है। और शिक्षण सहायता प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला है ना। तो ब्लैक बोर्ड जैसी सरल प्रणालियों से लेकर जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम तक, तो जो टीचिंग एड्स है वो ब्लैक बोर्ड से लेकर के कंप्यूटर का यूज़ करके भी बच्चों को हम बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए हमें अच्छा रहता है। ये श्रव्य दृश्य दोनों पर आधारित हो सकते हैं, मतलब वही चीज़ है, ये ऑडियो हो सकता है, विजुअल हो सकता है, और बोथ ऑडियो विजुअल एड्स हो सकता है, ठीक है। तो टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज इक्वल टू टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स मतलब जो भी शिक्षण की सामग्रियाँ, है ना। अब उसी को हम एक एक करके समझने वाले हैं। देखिए, शिक्षण में मददगार सामग्री में सबसे पहले ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल मतलब ऑडियो वाला सामग्री जो ओनली आवाज़ों के थ्रू हमें समझाता है, उस चीज़ों को आसान करता है। विजुअल मतलब जिसमें हम देख करके चित्र के माध्यम से, है ना, इमेज के माध्यम से जो हम करते हैं वो विजुअल में आता है। ऑडियो विजुअल मतलब जिसमें दोनों चीज़ों को समाहित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स मतलब ऑडियो की सहायता से शिक्षण का कार्य कैसे किया जाता है। तो ऑडियो एड्स वे होते हैं जो छात्रों को सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, मतलब छात्रों को हम उस चीज़ों को सुना करके, है ना, उनको हम उस चीज़ों को सिखाते हैं। कुछ ऐसा सामग्री है जिनके थ्रू बच्चों को सिखाना है, तो उसको सुनते हैं और सीखते हैं।
तो इनमें रेडियो का उपयोग करते हैं। रेडियो आप जानते होंगे, रेडियो का हम डायरेक्टली यूज एज ए टीचिंग में भी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज को रेडियो के थ्रू हम चला देंगे, बच्चे सुनेंगे और उसके बेस पे वो सीखेंगे। रिकॉर्डर का बात है, हम कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाते हैं, तो ये बोलते हैं रिकॉर्डर। टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो प्लेयर, पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें इसी में इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले देखिए रेडियो। तो रेडियो शैक्षिक उद्देश्यों के लिए रेडियो का उपयोग 1927 से होता आ रहा है, मतलब है ना 1927 से लगभग आपका रेडियो का यूज़ हमने देखा है किसमें, टीचिंग एजुकेशनल पर्पस से। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। तो जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे मेड द फर्स्ट एवर ब्रॉडकास्ट इन अवर कंट्री, इंडिया में। तो रेडियो का उपयोग व्याख्यान स्ट्रीमिंग के लिए, आपको लेक्चर को सुनाना है बच्चों को तो उसके लिए यूज़ करते हैं। समाचार को अपडेट के लिए, पता है आपको रेडियो में समाचार आता है टाइम टाइम पे, है ना, न्यूज़ के बारे में बताते हैं। तो क्या ये भी तो एक न्यूज़ अगर हम पता चल रहा है, हम सिर्फ साउंड को सुनकर रेडियो के थ्रू हमें जानकारी मिल रही है ना, समाचार मिल रही है, यही तो है हमारा टीचिंग एड्स। देखिए यहाँ पर टीचिंग का मतलब ऐसा नहीं कि ओनली क्लासरूम का ही टीचिंग है ना, हर एक तरफ से जहाँ से भी हमारी जानकारी मिलती है, हर एक चीज़ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आता है ना। शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया में हर एक जो भी चीज़ें से जो कुछ भी हम सीखते हैं सब इंक्लूड हो जाता है। जैसे स्ट्रीमिंग चर्चा होता है, स्ट्रीमिंग डिस्कशंस अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, अदर एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए रेडियो का यूज़ तो किया जाता है। तो रेडियो को याद रखेंगे आप, ऑडियो एड्स है ये। क्या है ये? ऑडियो एड्स, मतलब सुनने की सामग्री है, तो सब पता है ना। अब दूसरा आते हैं रिकॉर्डर। तो इनका उपयोग व्याख्यान, चर्चा, संवाद, बातचीत आदि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्डर का सिंपल से मीनिंग यही कि रिकॉर्ड करता है कि इसको लेक्चर्स को, डिस्कशंस को, डायलॉग्स को, है ना, कन्वर्सेशन को, बातचीत हुए बहुत सारे संगठनों के बीच उनको रिकॉर्ड कर लेता है ये। तो रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप का उपयोग बाद में किसी भी समय किया जा सकता है। अब जो रिकॉर्ड किए हैं उसको हम किसी भी टाइम सुन सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग को व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी सहेजा जा सकता है, मतलब आप उसको पर्सनली यूज़ करने के लिए आप रखते हैं और उसको फिर हम अलग से और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी साझा किया जा सकता है। ठीक है, इसकी पहुंच को अधिकतम करने के लिए रिकॉर्डिंग को रेडियो पर स्ट्रीम भी किया जा सकता है। अब जो कुछ भी रिकॉर्ड किए हो उसको आप रेडियो में प्रसारित कर दो तो रेडियो के थ्रू बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें यूज़ होता है। सब क्या है? ऑडियो एड्स है। इसमें हम सुनने का बस हमने सामग्री है ये, इसके बेस पे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान कर रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाजार में विशेष रिकॉर्डर उपलब्ध है। किफायती रिकॉर्डिंग के लिए छात्र अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड करने का उपयोग कर सकते हैं। आपको देखे होंगे फ़ोन में भी आजकल रिकॉर्डर का ऑप्शन होता है जिसमें हम वॉइस रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसको है ना, वॉइस को हम ओनली रिकॉर्ड कर लेते हैं जो हमारा बाद में यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प ये सब करेगा। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग एड्स के अंतर्गत ऑडियो। अगला है पॉडकास्ट। अब ये नया चीज़ है पॉडकास्ट, है ना। तो पॉडकास्ट का भी को भी रेडियो कार्यक्रमों की तरह ही स्ट्रीम किया जाता है। पॉडकास्ट भी कैसा, एक टाइप से रेडियो के जैसा ही है वो, लेकिन रेडियो के बीच और इसके बीच अंतर यह है कि पॉडकास्ट इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। तो जो पॉडकास्ट है वो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू आपको मिलेगा और रेडियो जो है डायरेक्टली रेडियो के द्वारा जो प्रसारित होता है ना। इसमें डिफरेंस यही है। ये भी एक डिस्कशन ही है, पॉडकास्ट भी, इसमें बातचीत है, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन होता है जिसको रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। ये इंटरनेट रेडियो के समान है, देखो लिख दिया ये, है ना। पॉडकास्ट इज द पॉडकास्ट आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या, दीज आर द सिमिलर टू इंटरनेट रेडियो बोलते हैं इसको। तो चर्चाओं और ऑडियो व्याख्यानों की स्ट्रीमिंग के लिए कई संस्थानों द्वारा पॉडकास्ट उपयोग लोकप्रियता हासिल कर रहा है, मतलब अभी चल रहा है ये। और पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन अपलोड की जाती है ताकि जो भी व्याख्यान लेने से चूक गए हो इसे बाद में सुन सके। तो पॉडकास्ट एक ऐसा मात्र दो लोगों के बीच का डिस्कशन है पॉडकास्ट, इसको इंटरनेट के माध्यम से आप सुन सकते हैं, बाद में इसको अच्छे से अपलोड भी कर देता है तो आप बाद में भी इसको सुन पाते हैं, क्योंकि रेडियो में जैसे प्रसारित हो गया उसको आप उसी टाइम में सुनेंगे, लेकिन पॉडकास्ट में ऑप्शन क्या है, वो अपलोड हो जाता है, अपलोड होने करके बाद आप उसको डायरेक्टली सुन सकते हैं। तभी काफ़ी चल रहा है यूट्यूब में, आप देखेंगे बहुत सारा पॉडकास्ट, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहा। और अन्य ऑडियो सहायता में टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ऑडियो सीडी है, इन सब चीज़ों के भी एग्जांपल किस में आता है, ये ऑडियो एड्स में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री, जिसमें देख करके हम समझते हैं ना। तो दृश्य सामग्री छात्रों की आंखों को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया में विजुअल एड्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे सबसे पहला है स्लाइड्स, जो पीपीटी हम बनाते हैं। तो स्लाइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन विजुअल एड्स विच कैन बी यूज्ड इन नियरली ऑल फील्ड्स। तो जो पावर पॉइंट जो स्लाइड्स बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, हर एक फील्ड में वो लगभग सभी जगह सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स, ये सब यूज़ करके हम स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं ना। उसके बाद हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, विजुअल एड्स है, क्योंकि हमारे जो टीचिंग में हमें किसी को समझाने में ये सहायता किया है हमारा।
स्लाइड्स जो बनाए थे वो किसी को पढ़ाने में सहायता, कभी जैसे मैंने आपको आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, एक प्रकार से स्लाइड्स ही मैंने बनवाए हुए हैं, अभी डॉक्स में बनाए हैं, वर्ड में बनाए हैं, है ना। तो दिस कैन बी प्रोजेक्टेड इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्टर। सब इसको प्रोजेक्टर के थ्रू हम क्लास में प्रोजेक्ट कर देते हैं, दिखा देते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है। तो स्लाइड्स एक टाइप से विजुअल एड्स हुआ, क्योंकि इसमें साउंड नहीं है, स्लाइड्स में साउंड नहीं होने की वजह से ओनली ये विजुअल एड्स है, ठीक है। तो एनिमेशन, पिक्चर, चार्ट, टेक्स्ट एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड इन स्लाइड। तो स्लाइड में हम एनिमेशन डाल सकते हैं, पिक्चर्स डाल सकते हैं ना, चित्र डाल सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये सब यूज करके हम इसको अपने टीचिंग को इफेक्टिव हम बना लेते हैं, ठीक है। अगला है चार्ट एंड ग्राफ्स। तो जो चार्ट और ग्राफ यूज करते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स कैन बी यूज टू मेक लर्निंग इजियर। तो सीखने के आसान बनाने के लिए हम चार्ट और ग्राफ का यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स यूज करते हैं हम लोग। ए टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड देयर यूजेस सो दैट दिस कैन बी यूज इन अ वे मेक टीचिंग इफेक्टिव। तो टीचर को तो पता होना चाहिए डिफरेंट चार्ट्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, है ना, तब जाके टीचर यूज कर पाएगा। तो दिस कैन बी ड्रॉन मैनुअली आर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर या फिर मैनुअली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर आल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर्स ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इन दिस बुक, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा हटा देते हैं, अब ये समझ जाओ, है ना। तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं और ग्राफ्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। उसके बाद है फ्लिप चार्ट। अब देखिए, तो चार्ट सीट आर स्टेक्ड ऑन ए बोर्ड। तो फ्लिप चार्ट कैसे होता है, एक ऐसा रहेगा, है ना, इस टाइप से, इधर भी रहेगा आपका, इस टाइप से फ्लिप हो जाता है। दिस कैन बी प्री डिजाइन ऑन द टीचर कैन आल्सो, है ना, राइट ओवर दिस इन क्लास आफ्टर डिस्कशन द फर्स्ट चार्ट इज फ्लिप्ड टू मूव अनदर चार्ट। दिस कैन बी यूज फॉर डिस्कसिंग द सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ एक्टिविटीज। तो दोनों साइड से आप कुछ कुछ इसमें लिख दिए हैं। आप इस एक साइड को पहले से आप डिस्कशन कर लिए, फिर उसके बाद फ्लिप कर देते हैं उस चार्ट को और दूसरे तरफ को हम मूव कर देते हैं, तो पूरा हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है, टीचर डिसाइड कर सकते हैं ऐसा। इसको चार्ट शीट को एक बोर्ड पर रखा जाता है, लिखा है ना, अभी बोर्ड है मान के चलिए बीच में, उसके ऊपर रखा गया है इसको। तो इन सब चीज़ों को भी हमें आना चाहिए। अगला है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आर लाइक ए कॉम्पैक्ट कार्ड। तो फ्लैश कार्ड क्या है, कार्ड है, बहुत सारा कॉम्पैक्ट कार्ड है वो। तो दीज आर जनरली यूज्ड इन ए सेट्स, बहुत सारे सेट्स में हम रखे रहते हैं। वन कार्ड इज डिस्प्ले इमीडिएटली आफ्टर कार्ड। तो देखिए बहुत सारा ऐसा कार्ड है ना, बहुत सारा ऐसा कार्ड को रखा गया एक दूसरे के ऊपर में बहुत सारा। तो एक कार्ड के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड कार्ड आ जाएगा, फिर थर्ड कार्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ कार्ड आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्ड। अब इस कार्ड का इन्फॉर्मेशन को हम दोनों साइड लिख सकते हैं। मतलब आप पहले वाले कार्ड को दिखाएं, दोनों तरफ को पढ़ा दिए, जो भी इन्फॉर्मेशन था बताया, उसके बाद इस कार्ड को अलग रखे, फिर नीचे वाला कार्ड, फिर इसके दोनों साइड, इस टाइप से यूज इसको कर सकते हैं। तो दिस कैन बी यूज ग्लॉसरी एंड क्विज, क्विजेस के लिए यूज किया जाता है, प्रश्नोत्तरी शब्दावली के लिए यूज किया जाता है। व्हेन द क्वेश्चंस इज डिस्प्ले इन फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड एंड आंसर आर रियर। तो इसमें देख कार्ड हमारे पास है, उसमें से एक साइड क्वेश्चन रख सकते हैं आप, उसके आंसर को पीछे रख सकते हैं। तो इस टाइप से यूज करते हैं, सब कार्ड्स के बारे में हम जानते ही है। फ्लैश कार्ड कैन आल्सो बी मेड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब इसमें हम प्रिंट करके भी कार्ड में पेस्ट कर सकते हैं ना, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज करके भी हम डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज करते हैं स्कूल में। अगला है माइंड मैप्स, मतलब मैप्स। माइंड मैप्स आर कलरफुल ऑर्गेनाइज डायग्राम विच कैन बी ड्रॉन टू लिस्ट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। तो माइंड मैप मतलब कुछ भी जो डायग्राम बना रहता है, किसी भी चीज़ का आप डायग्राम बनाते हैं ना, वो माइंड मैप्स कहलाता है। तो दिस कैन बी ड्रॉन इन द हैंड आर यूजिंग सॉफ्टवेयर। अब इसको हम चाहे हाथ से भी बना सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर यूज करके भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन पेस्ट माइंड मैप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन वॉल्स एंड देयर स्टडी एरिया। तो दिस मेक्स रिविजन इजियर, इट ऑल्सो बूस्ट क्रिएटिविटी। तो बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो माइंड मैप्स बनाते हैं उसको यूज करते हैं, अपनी दीवार में चिपका दिए, उसको देख उसको बार बार देखते हैं तो उनको रिवीजन हो जाता है। तो सब क्या विजुअल एड्स है ना। अब इस सब चीज़ों को नॉर्मली हम जानते भी हैं, चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, है ना, आपका मैप हो गया, माइंड मैप हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ हम कर सकते हैं। अगला है मैप्स। मैप्स से गूगल मैप्स की जियोग्राफी में जो ग्लोब्स यूज़ करते हैं ना उसके बारे में बात करें तो मैप्स आर ग्रेट यूज इन द टीचिंग सब्जेक्ट लाइक जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको देखो इंडिया का मैप हो गया, छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, अब चाहे वर्ल्ड का मैप हो गया, सबका यूज़ हम करते हैं जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं। तो ये सब क्या विजुअल हुआ नहीं भी। तो दिस हेल्प इन मेमोराइजिंग प्लेसेस। तो प्लेस को याद रखने में हेल्प करता है इजिली बाई गिविंग ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल रीजन। तो इसमें क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्रों का सचित्र प्रतिनिधि देकर आसानी से आपको याद हो जाता है। पोस्टर और पिक्चर्स, अलग अलग पोस्टर्स बना होता है।
important instruction and concept can be pasted on a classroom walls in the form of poster and picture। तो पोस्टर और चित्र के महत्वपूर्ण निर्देशों और अवधारणाओं को पोस्टर या चित्रों के रूप में कक्षों की दीवारों पर भी चिपकाया जाता है। डायग्राम बना होता है, तो डायग्राम ऑन कॉमन टीचिंग एड यूज्ड स्पेशली फॉर साइंस सब्जेक्ट। तो डायग्राम का यूज मेनली किस में यूज होता है? साइंस सब्जेक्ट में। दिस हेल्प इन द रिमेंबरिंग द स्टूडेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो है ना, डायग्राम के थ्रू हम अलग अलग, जैसे कि आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, सबको डायग्राम के फॉर्म में हम बना करके है ना क्लास में रख सकते हैं। तो सब चीज़ों का यूज होता है। अब डिस्प्ले बोर्ड की बात करते हैं। डिस्प्ले बोर्ड्स हेल्प इन इंगेजिंग स्टूडेंट्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स जो हम बोर्ड यूज करते हैं। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो ब्लैक बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिमिटिवली यूज्ड एट। तो ब्लैक बोर्ड जो यूज होता था पहले स्कूलों में, अभी भी होता है। तो पहला बोर्ड हो गया। इन अर्लियर टाइम्स द टीचर यूज टू राइट इन इंडिविजुअल स्लेट्स ऑफ स्टूडेंट टू इंस्ट्रक्ट देम। और उससे पहले क्या होता था? ब्लैक बोर्ड, उससे पहले क्या होता था जो है ना, द टीचर यूज टू राइट इन इंडिविजुअल स्लेट्स होता था। स्लेट्स में चॉक के थ्रू हम लिखते हैं, है ना, और उसे ब्लैक बोर्ड में भी चॉक का यूज करते हैं। तो वो हो गया एक डिस्प्ले बोर्ड्स में टाइप। देखिए हमने बोर्ड्स के बारे में बात करें तो पहला है ब्लैक बोर्ड्स। तो हम नॉर्मली जो हम जानते हैं, है ना। अब इसमें APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा एक अच्छा लाइन कहा गया था कि ब्लैक कलर इज ए सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। तो काला रंग भावनात्मक रूप से बुरा है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी के जीवन को उज्जवल बना देता है। ये APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया। सिंपल सी बात है ना। उसी ब्लैक बोर्ड से आप सक्सेस हो सकते हैं पढ़ के, और होते भी हैं, और सभी लोग हो रहे हैं। ठीक है, अगला है व्हाइट बोर्ड, जो अभी चलता है व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड्स आर अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो अभी नया है ना, अद्यतन संस्करण है ये। तो चाक डस्ट फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड कॉसेज इरिटेशन। तो जो हम ब्लैक बोर्ड यूज करते थे पहले, उसमें चाक या डस्टर का यूज करते थे, चाक का यूज करते थे। तो डस्ट, चाक पार्टिकल का जो डस्ट उड़ता है ना, वो इरिटेशन करता था। इसके लिए अब ब्लैक बोर्ड की जगह क्या यूज किया जाता है? व्हाइट बोर्ड, जिसमें हम किस में यूज करते हैं? मार्कर का यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए थोड़ा आसानी होता है टीचिंग में। उसके बाद है पैक बोर्ड्स। तो दीज हैव होल्स टू अ फिक्स डायग्राम। तो इसमें क्या होते हैं? होल्स होते हैं जो डायग्राम आप उसमें लगा सकते हैं। फिगर्स, पोस्टर, मॉडल्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा यूजिंग पिन्स आर होल्डर्स। तो पिन या होल्डर के थ्रू आप इसमें इस टाइप के बोर्ड्स में हम उसको लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पैक बोर्ड्स। ठीक है, लगा रहता है, कॉलेजेस में जाएंगे तो बाहर में लगा रहता है ना। उसमें हम क्या पिन या फिर होल्डर्स के थ्रू उसमें हम अलग अलग डायग्राम नोटिस को लगाते हैं। तो these are simple and easy to use. However, use of pegboards can be time consuming as the object used for teaching needs lots of time of preparation. तो pegboards में थोड़ा टाइम तो लगता है। हालांकि पैकबोर्ड का उपयोग समय लेने वाला हो सकता है, क्योंकि शिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की तैयारी के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। मैग्नेटिक बोर्ड्स, तो इसमें क्या होता है? मैग्नेट्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं। जो बोर्ड होता है वो आयरन मटेरियल का बना होता है, फिर एक मैग्नेटिक जो क्लिप टिप लगा देते हैं, मान के चलिए उसमें चिपका देते हैं उसको मैग्नेट के थ्रू। तो दीज आर वेरिएशन ऑफ द कॉमन ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। ये है ना, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है। चुंबकीय बोर्ड या आम ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का एक रूप है। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप आर यूज्ड इन द बोर्ड एंड ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड इन द बोर्ड हैव आयरन सो दैट दिस स्टिक ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड में चुंबकीय पट्टियां का उपयोग किया जाता है, और बोर्ड का उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में लोहा होता है, ताकि वह बोर्ड पर चिपक जाता है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड अक्रॉस द बोर्ड इजिली टू शो द मोमेंट्स। और चुंबक में चिपका हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप जो भी बताना चाहते हैं उसको इजिली आप मूव कर सकते हैं, है ना। इट इज सिमिलर टू द रेफ्रिजरेटर, मैग्नेट्स के फॉर्म में यूज होता है। अगला है बुलेटिन बोर्ड्स। तो दीज आर यूज टू डिस्प्ले द इंपॉर्टेंट हैंड्स आउट, नोटिस, डायग्राम्स, पोस्टर, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा फॉर स्टूडेंट अटेंशन। पिन्स आर यूज टू द फास्टेन पेपर्स ऑन द बोर्ड। तो बोर्ड पर कागजों को चिपकाने के लिए पिन का उपयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं बुलेटिन। जो बुलेटिन बोर्ड्स भी एक टाइप से पैक बोर्ड्स के, पैक बोर्ड्स में होल्स होते हैं, इसमें होल्स नहीं होते, है ना। नॉर्मल चीज़ें। अब हम देखते हैं थोड़ा प्रोजेक्टर्स के बारे में। प्रोजेक्टर्स क्या होता है ना। ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये क्या है, ये अलग से है, प्रोजेक्टर्स। तो दीज आर विजुअल प्रोजेक्शन एड्स। अब इसमें देखिए प्रोजेक्टर्स, आप जानते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू आप कोई भी डायग्राम को, अब जो व्हाइट कलर का चार्ट बना रहता है, व्हाइट कलर का जो क्या बोला जाए उसको, है ना, बोर्ड बना रहता है, उसमें हम प्रोजेक्ट कर देते हैं कोई भी चीज़ आप दिखाना चाहते हैं। तो दीज हैव द गेन पॉपुलरिटी इन रिसेंट टाइम। और दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट स्लाइड्स, इमेज, टेक्स्ट, वीडियोज, डायग्राम्स, पोस्टर टू फैसिलिटेट द लेक्चर और डेमोस्ट्रेशन। तो हम प्रोजेक्टर के थ्रू जो पावर पॉइंट प्रेजेंट करते हैं, ये भी हमें हेल्प करता है। तो नाउ डेज प्रोजेक्टर्स कैन इवन बी कनेक्टेड टू स्मार्टफोन। अभी डेट में ऐसा हो गया कि हम स्मार्टफोन के थ्रू भी प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं ना। हर एक चीज़ हम जानते हैं।
अगला है समरी कार्ड्स। अच्छा, ये प्रोजेक्टर भी इसी में है ना, बोर्ड्स के टाइप में, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स में भी क्या है, बोर्ड के जैसा था डायरेक्टली जो हमें दिखाना था बोर्ड में। अब देखिए हम बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम उसको लिखने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम प्रोजेक्टर के थ्रू डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखा देते हैं उसी चीज़ को। अगला है समरी कार्ड बना रहता है। समरी कार्ड्स एज द नेम सजेस्ट आर पॉकेट साइज कार्ड डिस्प्लेइंग ब्रीफ एंड नेसेसरली इन्फॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। तो हम पॉकेट साइज कार्ड बना लेते हैं, पॉकेट में रखते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड। तो दीज हैव वेरी कंडेंस फॉर्म ऑफ मेजर पॉइंट्स अबाउट ए टॉपिक। तो किसी भी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें लिखा जाता है, मतलब छोटा होता है ये कार्ड, है ना। दिस एक्ट एज ए मेमोरी बूस्टर एंड आल्सो हेल्प स्टूडेंट इन कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट। ये मेमोरी बूस्टर के रूप में कार्य करते हैं और छात्रों को जो पढ़ाया गया है ना उस पर नज़र रखने में भी मदद करते हैं, मतलब बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं सब चीज़ों को। अगला है 3 डायमेंशनल एड्स। 3 डायमेंशनल एड्स मतलब समझिए, 3 डायमेंशनल एड्स हेल्प इन ब्रिंगिंग टू द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सिमिलर टू रियल ऑब्जेक्ट। तो आपको जो भी 3 डायमेंशनल सहायक वस्तुएं जो वास्तविक वस्तुओं के समान कक्षा में लाने में मदद करती है। 3 डायमेंशनली हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है 3 डायमेंशनल एड्स। अब क्या क्या देख लेते हैं। इन सम केसेस रियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी शोन टू द स्टूडेंट बट इन अदर केसेस रियल ऑब्जेक्ट सच एज रॉकेट। अब आपको रॉकेट दिखाना है, प्लेनेट दिखाना है, माउंटेन्स दिखाना है, एनिमल्स दिखाना है ना, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, इंटरनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी भी दिखाना है, कैन नॉट बी ब्रॉट टू द क्लास। हम डायरेक्टली इसको खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सच केसेस मॉडल कैन बी यूज फॉर इफेक्टिवली टीचिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्टली 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं। अलग अलग मॉडल्स बनवाते हैं ना, बच्चों से देखे होंगे आप, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला कि ह्यूमन बॉडी के बारे में अलग अलग पोर्शंस का मॉडल बनवा के बच्चों से प्रेजेंट करवाते हैं। तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल एड्स की बात हो जाता है ना। तो सम ऑफ द कॉमन 3 डायमेंशनल एड्स आर, जैसे कि मॉडल्स हो गया, डियोरामा, ग्लोब, पपेट्स, स्पेसिमेन, सैंपल्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखा देखिए, मॉडल, डायरामा, ग्लोब, कठपुतलियाँ, नमूना, नमूने इत्यादि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बारे में भी देखेंगे अभी। अगला हम देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो जैसे कि इसमें ऑडियो भी होना चाहिए और जिसमें विजुअल भी होना चाहिए, जो दिखना भी चाहिए और सुनाई भी देना चाहिए। तो फिल्म्स, तो फिल्म्स के थ्रू हम देखते हैं। फिल्म में हम क्या सोचते, बहुत सारे अच्छा भी फिल्में होती है जो हमें बहुत सारी चीज़ें, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, है ना, कुछ कुछ हम सीखते हैं। ये सब चीज़ किसमें आ जाएगा, ये भी टीचिंग लर्निंग सिस्टम का ही एक पार्ट्स है। हमें टीचिंग लर्निंग सिस्टम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सीखना है, तो सीखने के लिए हम फिल्म का भी यूज़ करते हैं। तो फिल्म में क्या है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है, तो इसमें आ जाएगा ये। कार्टून्स भी देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट कार्टून्स है जो बच्चों को दिखाया जाता है। चाहे बच्चों को जाए, है ना, बच्चों को नॉर्मली ABCD सिखाना है आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं कार्टून्स के माध्यम से भी सीखते हैं। कार्टून्स में विजुअल भी होता है, मतलब दिखता भी और सुनाई भी देता है। वैसे ड्रामा या प्ले, जो ड्रामा के माध्यम से, चाहे रामायण गीता को की बात करें, कहीं पर ड्रामा हो रहा है, कहीं पर प्ले हो रहा है, नाटक हो रहा है, इन सब चीज़ों के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। टेलीविज़न चैनल्स, हाँ, बहुत सारे चैनल्स आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें ऑडियो विजुअल। तो ऑडियो विजुअल मतलब ऐसे याद रखें जिसमें ऑडियो भी है और जिसमें विजुअल भी है, उसके थ्रू हम कुछ सीखते हैं वो चीज़ें। ऑनलाइन वीडियोज़ हो गया, पपेट्स आप जानते होंगे, पपेट्स आर टॉयज शोइंग सम कैरेक्टर, दिस कैन बी यूज ट्राइंग देम टू स्ट्रिंग्स, स्टिक्स और पपेटिंग देम। मतलब ये चीज़ है कठपुतलियों के बारे में। कठपुतलियों कुछ पात्र को दर्शाने वाले अलग अलग कठपुतलियाँ बनी होती है, उनको तारों से बांधकर उपयोग किया जाता है और उनके हाथों के थ्रू उनका मूवमेंट कराया जाता है ना, और सामने से कोई आवाज़ भी करते रहता है। तो इस टाइप से पपेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। पपेट मतलब आप सिंपल समझें, इसको ऑडियो विजुअल एड्स में रखा जाता है। रीज़न ये है कि ये सामने दिखता भी है आपको, तारों के माध्यम से उनको मूवमेंट कराया जाता है और उसमें साउंड भी दिया जाता है पीछे से, है ना, लोगों के द्वारा। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स में आता है। अगला है फिल्में, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, विजुअल एड्स के बारे में बता दिया और ऑडियो एड्स। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं। देखिए इस वाले पोस्टर में आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ एक एक करके, सबको देखिए। पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, उसके बाद इसको जूम करते हैं। यहाँ देखिए ऑडियो विजुअल एड्स, तो सबसे पहला है ऑडियो एड्स यहाँ पर, फिर ये विजुअल एड्स हैं, फिर ये ऑडियो विजुअल एड्स है। तो ऑडियो एड्स के एग्जांपल है, विजुअल एड्स में आपको मिलेगा प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ये है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ठीक है। इसमें भी ऑडियो विजुअल में प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड, तब इसी के एक एक करके हम समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, आपको समराइज हम याद रखने में आसानी होगा ना, इस चीज़ लिए इसके दिखाया जा रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला है ऑडियो। तो ऑडियो में देखिए आप, है ना, एक बार इसको रफली देख लेते हैं। ऑडियो में क्या है आपका, रेडियो का यूज़ हम, जैसे मैंने बताया रेडियो का यूज़ हम करेंगे ऑडियो में,
टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं हम लोग, एक ग्रामोफोन है, ये ग्रेमोफोन है ना, पहले यूज़ किया जाता, मूवीज़ में देखे होंगे इस टाइप के साउंड सिस्टम के लिए। ये क्या है, लिंग्वाफोन। तो ये सब पहले यूज़ होता था है ना। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, और जो मैंने और ऑडियो वर्ड्स में जो कुछ भी बताया है, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन है ना, इन सब चीज़ों को भी आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं विजुअल वाला पोर्शन को। देखिए, तो विजुअल में मैंने प्रोजेक्टेड विजुअल है जो प्रोजेक्टर के थ्रू चलता है, जैसे कि एलसीडी प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर मैं बता दूं आपको, कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, है ना। अभी देखेंगे इपीडिया स्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड होकर के प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, कैमरा जो यूज़ करते हैं हम इसी में आता है, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में आता है कैमरा भी, है ना। स्टिल कैमरा, डिजिटल कैमरा, मूवीज़ कैमरा। उसके बाद है इंटरेक्टिव बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड आ रहा है अभी, इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड, ये भी इसी में आएगा। इंटरेक्टिव पैनल जो यूज़ हो रहा है अभी, इंटरेक्टिव पैड का यूज़ करते हैं, जो राइटिंग के लिए हम पैड यूज़ करते हैं। प्रोग्रामेबल रिस्पॉन्स सिस्टम, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और विजुअलाइज़र, जो हम लाइट का यूज़ करते हैं, विजुअलाइज़र, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है ना, टीचिंग का हेल्प करने के लिए है, टीचिंग को शिक्षण को आसान बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों को आप इस फॉर्म में आप याद रखेंगे। प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में क्या क्या आता है, अब इसी फॉर्म में टेबल बना लीजिए, है ना। देखिए हर एक चीज़ आपको क्लियर रहेगा। अब विजुअल एड्स में हम देख रहे हैं नॉन प्रोजेक्टेड में चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स में आपका ट्री चार्ट, फ्लो चार्ट, एक बार मैं और अच्छे से बता देता हूँ आपको, है ना। इसको मिटा के थोड़ा देख सकते हैं आप, थोड़ा देखने में परेशानी हो रहा होगा, मैं और जूम करने का ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पर, है ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले चार्ट्स है ना। चार्ट्स में आपका ट्री चार्ट दिखेगा, फ्लो चार्ट, उसके बाद ये टेबल चार्ट बनता है, इशू चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, स्ट्रिप टीज चार्ट, फ्लिप चार्ट मैंने बताया था, टेबुलेटरी चार्ट मतलब टेबल बनाया जाता है, जेनियोलॉजी चार्ट, नेरेटिव चार्ट, चैन चार्ट, पुल चार्ट, इवोल्यूशन चार्ट। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप सर्च भी कर लें, है ना। जो कुछ आपको आता है उसको रखें, न कि जो कुछ नहीं आता है तो एक एक दो लाइन का आप सर्च करके देखें, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। सब तो लगभग चार्ट है, बट अलग, जैसे ट्री चार्ट में ट्री के फॉर्म में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को लिखा जाएगा, फ्लो चार्ट में फ्लो, इसके बाद ये करके फ्लो के फॉर्म में लिखा जाता है, टेबल चार्ट, इशू चार्ट, कुछ इशू के बारे में बताया जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग चार्ट है, बट आप चाहेंगे तो थोड़ा बहुत इसको सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप्स की बात करें तो पॉलिटिकल मैप्स, जो आपका राजनीति से संबंधित जो मैप्स बना रहता है ना, कि संविधान से रिलेटेड हो गया, राजनीति पॉलिटिकली मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, अलग अलग फिजिकली पार्ट्स अपने पूरे वर्ल्ड का, पृथ्वी का, अर्थ का, सबको बताया रहता है। पॉपुलेशन चार्ट होता है, टूरिस्ट रोड होता है, रोड के बारे में बताएगा, वेदर चार्ट, सॉरी वेदर मैप्स। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखेंगे, पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल मैप, पॉपुलेशन मैप्स, टूरिस्ट रोड मैप्स के, ये सब मैप्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद है 3 डायमेंशनल विजुअल एड, जैसे देखिए रोज है ना, रोज दिख रहा है आपको, तो क्या है 3 डायमेंशनल पूरा दिख रहा है आपको। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स रियल फॉर्म में दिखता है, स्पेसिमेंस, स्पेसिमेंस मतलब जो डेमो के लिए जो कुछ भी दिया जाता है, स्पेसिमेंस बोलते हैं उसको, है ना। अलग अलग मॉडल्स जो बनता है, चाहे स्टिल मॉडल्स हो, डायनेमिक मॉडल, मतलब एक स्थिर मॉडल भी होता है जो कुछ मूवमेंट नहीं करता, एक डायनेमिक मॉडल होता है, कुछ कुछ चीज़ें मोटर्स लगा करके उसको यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को 3 डायमेंशनल विजुअल एड्स में रखा गया है। मॉकअप्स हो गया है, जैसे देखिए यहाँ पर एक बुद्ध जी की प्रतिमा है, क्या है, स्पेसिमेन है, समझ लीजिए, है ना, कि दिखाना है आपको, तो ये स्पेसिमेन के फॉर्म में रखा रहता है बाहर में। उसके बाद डायोराम्स, मॉलेज, इन सबको आप सर्च करके भी देख सकते हैं। ये हो गया, देखिए पोस्टर, पिक्चर, न्यूज़पेपर, कार्टून, कॉमिक कार्टून, ये सब चीज़ों को भी यूज़ हम करते हैं विजुअल एड्स में। उसके बाद बोर्ड में डिस्प्ले बोर्ड, पेग बोर्ड्स, हंग्स लूप बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, प्लास्टिक बोर्ड, चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो जो भी इसमें से आपको आता है उसको समझिए, एक दो चीज़ अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उसको, ऐसे मैक्सिमम चीज़ों को तो मैंने कवर कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिया है। ग्राफ्स में लाइन ग्राफ्स होता है, देखिए लाइन ग्राफ्स ये वाला, बार ग्राफ होता है, सर्कल वाला होता है, पाई ग्राफ जिसको बोलते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ भी होता है। ग्लोब्स की बात करें तो सब क्या है, ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है ना। देखिए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स में बोर्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, ग्राफ्स हैं, ग्लोब्स हैं, ये सब चीज़ें आती है। पॉलिटिकल ग्लोब्स होता है, देख रहे हैं यहाँ पर, फिजिकल, स्पेशल, फिजिकल प्लस पॉलिटिकल, द स्लेटेड आउटलाइन ग्राफ, डायग्राम होता है, फोटोग्राफी होता है, म्यूजियम में हम जाके तो देखते हैं, रखा रहता है ना। ये साउंडलेस मोशन, फ्लैश कार्ड, फेनल ग्राफ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑडियो विजुअल, दोनों ऑडियो और विजुअल वाला। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टेड में आपका एलसीडी या टेलीविज़न हो गया, ठीक है, जिसमें स्क्रीन दिख रहा है। ऑडियो विजुअल दोनों है, मतलब साउंड भी आ रहा है। आपका ऑडियो वीडियो टेप
होता है जो टैप होता है ना। अब आपका कंप्यूटर हो गया, वीसीडी हो गया। देखो वीसीडी हम जो इसमें क्या कैसेट डालेंगे तो ऑडियो विजुअल दोनों, मतलब इसके थ्रू हमें क्या दिखता है, आपको स्क्रीन में फोटो भी दिखेगा और साउंड भी आएगा। रिकॉर्डर नहीं है ये, टीचिंग मशीनर, बहुत सारे टीचिंग मशीन्स होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें दिखती है। अब नॉन प्रोजेक्टेड में पपेट्स हो गया, है ना। पपेट्स हम जानते हैं, बताया मैंने, एक ड्रामा वाला सेक्शन को मैंने बताया है, ड्रामा हो गया। उसके बाद एग्जीबिशन जो होता है, अलग अलग चीज़ों का एग्जीबिशन लगा होता है, जहाँ का प्रदर्शनी होता है उसको बोलते हैं एग्जीबिशन। और बहुत सारे बता दूं आपको, और बहुत सारे चीज़ें सीखने के ट्रिक क्या है, फील्ड ट्रिप्स, जो फील्ड में बच्चों को ले जाया जाता है, लोकल स्कूल के ट्रिप्स, कम्युनिटी ट्रिप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स, ये सब क्या है, ये सब ऑडियो प्लस विजुअल है। देखो ट्रिप्स में क्या हो रहा है कि आपको चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा, अब आप उस चीज़ों को फील भी करेंगे, देखेंगे भी। तो ये क्या हो गया आपका टीचिंग, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होगी, इंक्रीज होगा ना, आप उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सिनेमा हो गया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन टेबल, लैंग्वेज गेम, इन सब चीज़ों को आप एक रफली आइडिया में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चार्ट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें, है ना। अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले चॉइस, अगर टीचर जो है टीचिंग एड्स अफेक्ट जो यूज़ करता है, टीचिंग के जो भी सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर रहा है, सामग्री यूज़ कर रहा है, अगर इफ द टीचर यूजेस टू मेनी टीचिंग एड्स इट विल कन्फ्यूज हिम हर एज वेल एज द स्टूडेंट। तो क्या करें, जब बहुत ज़्यादा हम सामग्री यूज़ कर लेंगे, टीचिंग एड्स यूज़ करने लगेंगे ना। अब देखिए, मान लो आप चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, उसी पे ग्राफ का भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लोब का भी यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ की यूज़ करेंगे तो बच्चे अलग कन्फ्यूज हो जाएंगे, साथ ही साथ टीचर भी कन्फ्यूज होगा। तो चॉइस परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। सिंपलिसिटी, और हमें मैक्सिमम ऐसे टीचिंग एड्स को यूज़ करना चाहिए जो सिंपल और सरल हो, जिसको समझा जा सके, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड को यूज़ कर लेंगे तो भी प्रभावित होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब आपको बहुत सारी चीज़ें टीचिंग एड्स चाहिए बट नॉट अवेलेबल इन ए गुड कंडीशन, तो आपको अच्छे से चलती हुई कंडीशन में, गुड कंडीशन में है ही नहीं जो यूज़ करना चाह रहे हैं। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन प्रोजेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होगा, प्रॉब्लम तो करेगा ना। अगला है रिलीवेंस, तो द रिलीवेंस ऑफ एड्स वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अलग अलग रिलेवेंस है ना, प्रासंगिकता अलग अलग है उसकी। क्योंकि देखिए, अब जियोग्राफी के लिए आपको ग्लोब चाहिए, मैप से चाहिए, लेकिन साइंस के लिए आपको मॉडल चाहिए, डायग्राम के फॉर्म में चाहिए। तो हर एक चीज़ डिपेंड करता है, तो आप जिसमें जो यूज़ है उसी का यूज़ करेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो दिस मैप्स यूज फॉर द टीचिंग जियोग्राफिकली विल नॉट हैव मच रिलेवेंस इन द मैथमेटिक्स क्लास। तो ये टीचिंग का जो मैप है, अगर आप उसको कोशिश करोगे कि गणित वाले क्लास में लगाएं तो नहीं चल सकता हो। विजिबिलिटी, if the ad used in not visible or cannot be used by all students in the class then it will not be effective। तो ऐसा चीज लें जो बच्चों को दिखे, है ना, ऐसा ना लें कि जो बच्चों को दिखाई ही ना देता है, तो फिर प्रॉब्लम है। टाइमलीनेस, है ना, टाइमलीनेस बोलेंगे तो समयबद्धता। तो टाइम फैक्टर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एड। तो किसी भी चीज़ की हम सहायता ले रहे हैं टीचिंग के लिए, तो सही टाइम में वो चीज़ों को बताए ना। आपको बहुत दो तीन तीन घंटा लग जा रहा है एक चीज़ को समझने में, तो फिर वो बोरिंग हो जाता है वो चीज़ें। तो टीचिंग एड्स शुड बी यूज्ड इन द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। तो सही समय में सही जगह पर यूज़ करना बहुत जरूरी है उसको। फॉर दिस टीचर शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ टीचिंग एड्स एंड देयर इफेक्टिव यूज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीचर को अच्छा नॉलेजेबल होना पड़ेगा। जो कुछ भी यूज़ करना चाहता है, अब उसको गूगल मैप्स को अगर बताना है टीचर को, अगर ग्लोब को समझाना है टीचर को, स्टूडेंट्स को, तो इस टीचर का फर्ज बनता है कि वो पहले से सीख के जाए। अब वहीं पर जाके वो खुद ढूंढ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, तो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजिंग टीचिंग एड्स सुटेबली टू टीचर एड्स वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। तो लचीलापन, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग में लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण सहायता की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है शिक्षक से लेकर शिक्षक तक। इन सब चीज़ों को हम अलग अलग जानते हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, मतलब खर्चा कम लगना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट जगना चाहिए उन सब चीज़ों को देखने से। हम इस टाइप का टीचिंग एड्स को यूज़ करेंगे ना तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। रंगों का उपयोग हो गया, उसमें दिलचस्प बनाने वाली महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो स्टूडेंट रिटेन देयर कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर टाइम इफ टॉट यूजिंग टीचिंग एड। तो अगर हम किसी भी सामग्री का यूज़ करके टीचिंग एड्स को यूज़ करके करते हैं तो बच्चे बहुत दिनों तक उस कॉन्सेप्ट को याद रख पाते हैं, है ना। और टीचिंग एड्स हेल्प इन इंगेजिंग स्टूडेंट्स एंड दे लर्न विथ इंटरेस्ट। तो बच्चे इसमें इंगेज रहेंगे, छात्रों को संलग्न करने में मदद करती है और वो रुचि के साथ सीखते हैं। सिंपल सी बात, उसको डायग्राम के फॉर्म में आप दिखाएंगे कोई भी चीज़, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे किसी भी चीज़ में, अब उस चीज़ को बच्चों को दिखा दोगे ना, 3 डायमेंशनल में दिखा दोगे, स्पेसिमेन, ग्लोब, चार्ट,
प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा दोगे, 3 डायमेंशनल में दिखा दोगे तो बच्चों को तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। द टीचिंग एड्स ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ लेक्चर्स। अब मोनोटोनी मतलब शिक्षण सहायक सामग्री की एक रस्ता को तोड़ती है। मतलब अगर टीचर सिर्फ लेक्चर दिए जा रहा है, बहुत 2 घंटे से टीचर बोल रहा है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो उसके बीच अगर हम कुछ मॉडल्स दिखा देते हैं, उसके बीच अगर कुछ सामग्री बता दिए, टीचिंग एड्स को दिखा दिए, तो बच्चों को जो बोरपना था उनका कम हो जाता है, मतलब एक रास्ता को तोड़ती है वो। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। अगला क्या है, टीचिंग यूजिंग एड्स इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल सेंस ऑफ द स्टूडेंट ड्यू टू द विच दे आर लर्न इजली। तो सहायता का उपयोग करके शिक्षण अपनी छात्रों की कई इंद्रियों का एक साथ उपयोग कर सकता है, जिसके कारण वे आसानी से सीखते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को दिखाते हैं तो बच्चों का आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, है ना, हर अपने उनका माइंड लेवल भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर एक चीज़, हर एक इंद्रिया उनका काम करने स्टार्ट करती है, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। विशेषज्ञों को भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय उनके ऑडियो या वीडियो क्लिप के साथ कक्षा में लाया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप हर एक स्कूल या हर एक कॉलेज में तो पहुंचना मुश्किल है। तो उनके थ्रू जो वीडियोस बनाया गया है, उनके थ्रू जो मॉडल्स बनाया गया है, जो प्रोसेस बताया गया है, प्रक्रिया बताई गई है, उनको आप क्लास में बता सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं सामग्री की मदद से, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू, सीडीज के थ्रू, अलग अलग डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू ये चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगला है टीचिंग एड्स मोटिवेट स्टूडेंट फॉर बेटर लर्निंग। तो ये मोटिवेट करता है शिक्षण सहायता के लिए, है ना, बच्चों को प्रेरित करता है। स्टूडेंट डोंट नीड टू मेमोराइज और लर्न बाय रोट, है ना, एज दे विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इन्हें। तो बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बच्चों को उस चीज़ को देखते हैं, वो लोग उस प्रोसेस को पढ़े हैं, थ्योरी में उसको देख लिए मान लो सामने में, तो बच्चों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत दिनों तक उनको याद भी रहेगा। टीचिंग एड्स इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटी। तो टीचिंग एड्स के माध्यम से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक गतिविधियों में बच्चे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इंक्रीज एंड रिइंफोर्स लर्निंग, वे क्या करते हैं, सीखने को सुदृढ़ करते हैं, तो बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो टेलीविजन कैसा है, टेलीविजन विजुअल वेड, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो वेड, नन ऑफ देव। तो क्या है वो, ऑडियो विजुअल एड है टेलीविजन, है ना, हम लोगों ने ऊपर में देखा था। तो श्रव्य और दृश्य सहायता सामग्री है टेलीविजन। तो व्हाट इक्विपमेंट इज ऑफन यूज्ड इन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स टू डिस्प्ले images, graphs, text written on the transparent plastic sheet onto projection screen। तो जो प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित के लिए अक्सर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या है, कहाँ पर, कारपोरेट प्रस्तुतियों और बैठकों में पारदर्शी प्लास्टिक शीट पर लिखी, देखिए क्या लिखी है, पारदर्शी प्लास्टिक शीट पर लिखी छवियों, ग्राफ या पाठ को बताने के लिए कौन सा प्रोजेक्टर यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे किसका, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यही ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज है, इस चीज को भी याद रखेंगे, है ना। कहाँ पे यूज किया जाता है इसको, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में, जो प्लास्टिक में कुछ चीजें लिखी होती है, ग्राफ बना होता है, इमेज। आइडेंटिफाई मीडिया रिसोर्सेज दैट मे बी हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो क्या क्या चीजें हैं जो हेल्प करता है, मीडिया संसाधनों की पहचान करें जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। न्यूज़पेपर भी मदद करता है, पिक्चर्स भी मदद करता है, एग्जीबिशन भी मदद करता है। तो ऑल ऑफ द वो इसका आंसर है। ठीक है, ऊपर का मैंने बता दिया था ओवरहेड। अगला है टू सेलेक्ट मीडिया टू टीच ए लेसन्स टू क्लास, टीचर शुड कंसिडर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन्स, एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, नॉलेज अबाउट मीडिया टू बी यूज्ड। तो कक्षा में पाठ पढ़ाने के लिए मीडिया का चयन करने के लिए शिक्षक को पाठ के उद्देश्यों, छात्रों के आयु समूह, उपयोग किए जाने वाले मीडिया के बारे में ज्ञान और पर विचार करना चाहिए। किसमें, तो क्या है, टीचिंग एड्स के बारे में। इसका आंसर क्या है, सामग्री के बारे में। कौन से मीडिया का चयन करना चाहिए, टीचिंग एड्स। उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए प्रोजेक्टेड एड। तो प्रोजेक्टर एड में कौन नहीं आता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, इपीडिया इसको भी उसी में आता है, मैंने बताया था प्रोजेक्टेड में। ब्लैक बोर्ड आपका नहीं आता है, नॉन प्रोजेक्टेड, क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है ना, हमने देखा था। तो ब्लैक बोर्ड इसमें नहीं आंसर है इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोग्राफिकल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द रिप्रेजेंटिंग नॉलेज। कौन सा है जो ग्राफिकल, है ना, तो निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान को व्यक्तित्व प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल उपकरण है। तो कौन सा, ये आपका कॉन्सेप्ट मैप्स याद रखेंगे। क्या है ये, कॉन्सेप्ट मैप्स जो है ये ग्राफिकल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रफली आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। ऑडियो विजुअल एड्स और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। आप चीज़ों को एक एक करके पढ़ें, आराम से पढ़ें, है ना। जो मैंने ग्राफ बताया है उसको आप अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लें, जो कुछ भी उसमें से छूटा हुआ है उसको आप 1-2 मिनट, है ना, ऑनलाइन सर्च करके उसको समझ लें। मैक्सिमम
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी बहुत सारे चार्ट्स दिए, इसमें बहुत सारे बोर्ड्स बताए हैं, इनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।